साइबर थ्रेट का मतलब है कोई भी मलिशियस एक्टिविटी जो बिना ओनर की परमिशन के कंप्यूटर नेटवर्क या सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश करती है। ये थ्रेट्स काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे डेटा चोरी, फाइनेंशियल लॉस और सिस्टम डैमेज। साइबर अटैक्स अक्सर ईमेल अटैचमेंट्स, सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स या ऑपरेटिंग सिस्टम वल्नरेबिलिटीज के थ्रू आते हैं। आइए अलग अलग प्रकार के साइबर थ्रेट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं मालवेयर के बारे में। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर कोड है जो हार्मफुल पर्पस के साथ आता है और आपके कंप्यूटर से डेटा चुराने या डैमेज करने की कोशिश करता है। ये मोस्टली ईमेल अटैचमेंट्स, सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स या ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरी के थ्रू आता है। मुख्य प्रकार के मालवेयर हैं वायरस, ट्रोजन हॉर्सेस और स्पाईवेयर। आइए इनको डिटेल में समझते हैं। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो खुद को दूसरे सॉफ्टवेयर में रेप्लिकेट करता है और छुप जाता है। ये एक होस्ट प्रोग्राम के बिना नहीं चल सकता और होस्ट को इंफेक्ट करता है जब ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है। वही ट्रोजन हॉर्स की बात करें तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो खुद से डैमेज नहीं करता पर दूसरे वायरस या मालवेयर को डाउनलोड कर लेता है। ये अपने आप को एक यूजफुल सॉफ्टवेयर के रूप में रिप्रेजेंट करता है ताकि यूजर इसे इंस्टॉल कर ले। और स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपकी हर एक्टिविटी पर नजर रखता है और उन्हें सीक्रेटली रिकॉर्ड करता है। ये साइलेंटली सिस्टम में रन करता है और यूजर को इसका पता भी नहीं चलता। अब जानते हैं कि ये तीनों मालवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कैसे हार्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस की। वायरस नेटवर्क को स्लो कर देता है, जो सिस्टम की वर्किंग एफिशिएंसी को कम कर देता है। कुछ वायरसेस डायरेक्टली फाइल्स को करप्ट भी कर देते हैं या डेटा को डिलीट कर देते हैं। ये सिस्टम के रिसोर्सेज को भी कंज्यूम करता है, जिससे सिस्टम परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। वही ट्रोजन हॉर्स इस तरीके से हार्म करता है कि ये दूसरे हार्मफुल वायरसेस या मालवेयर को सिस्टम में साइलेंटली डाउनलोड कर लेता है, जो आगे जाके सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। ये बैकडोर एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकता है, जिससे अटैकर्स आपके सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। और अब आते हैं स्पाईवेयर पर। स्पाईवेयर आपकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करता है, की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करता है और फिक्स्ड इंटरवल्स पर स्क्रीनशॉट्स लेता है। ये ब्राउजिंग हिस्ट्री, पासवर्ड्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उन लोगों तक भेज देता है जो इससे इंस्टॉल करते हैं। इसका एक फॉर्म की लॉगर होता है जो आपकी हर की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है। अब जानते हैं कि ये मालवेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एंटर कैसे करते हैं। वायरस मेनली ईमेल अटैचमेंट्स, सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स या ऑपरेटिंग सिस्टम की कमजोरी के थ्रू सिस्टम में एंटर करते हैं। वही ट्रोजन हॉर्स इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर, ईमेल लिंक्स या फेक सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू सिस्टम में एंटर करते हैं। ये गेम्स, एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर अपडेट्स के रूप में हो सकते हैं जो यूजर को अट्रैक्टिव लगी और वो इसे डाउनलोड कर लें। और स्पाईवेयर मेनली मलिशियस डाउनलोड्स, ईमेल अटैचमेंट्स या कॉम्प्रोमाइज्ड वेबसाइट्स के थ्रू सिस्टम में एंटर करते हैं। कभी कभी ये फ्री सॉफ्टवेयर या पायरेटेड सॉफ्टवेयर के साथ बंडल होकर आते हैं। अब आइए जानते हैं कि आप इन मालवेयर से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले ऐसे लिंक्स और अटैचमेंट्स जो अननोन है या अनरिलायबल सोर्सेज से आए हैं, उन्हें खोलने से बचें क्योंकि ये मालवेयर स्प्रेड कर सकते हैं। दूसरा, रोबोस्ट एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करें। इंश्योर करें कि आपके पास एक ऐसी रोबोस्ट एंटीवायरस प्रोग्राम है जो रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और रेगुलर स्कैन्स परफॉर्म करती है। तीसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेटेड रखें। लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस और अपडेट्स इंस्टॉल करते रहें ताकि आपका सिस्टम प्रोटेक्टेड रहे। चौथा, सस्पिशियस वेबसाइट और फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड से दूर रहें। ये टिप्स आपके सिस्टम को मालवेयर अटैक से प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकते हैं और आपकी डेटा सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। फिशिंग अटैक एक तरह का साइबर अटैक होता है जिसमें अटैकर्स यूजर्स को एक लिंक भेजते हैं।
ये लिंक यूजर से उनकी पर्सनल डिटेल्स मांगता है, जैसे कि पासवर्ड, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिन एटसेट्रा। जब यूजर अपनी ये इंफॉर्मेशन डाल देते हैं तो अटैकर इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके यूजर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। फिशिंग स्पैम के मुकाबले ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए जरूरी है कि आप कोई भी लिंक खोलने से पहले सोर्स को ऑथेंटिकेट कर लें और उसके बाद ही कोई भी लिंक खोलें। अगर आपको लगे कि लिंक भेजने वाला आपके बारे में कोई जानकारी नहीं रखता, तो ऐसे लिंक को ओपन ना करें। इस तरह से आप फिशिंग अटैक से बच सकते हैं। पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक एक ऐसा साइबर अटैक होता है जिसमें एक व्यक्ति या अटैकर आपके सिस्टम, ईमेल अकाउंट, ऑनलाइन बैंक अकाउंट एटसेट्रा तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि वो आपका पासवर्ड क्रैक कर सके। इस तरह के अटैक को अंजाम देने के लिए अटैकर एक एल्गोरिदम या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है जिसमें वो लगातार पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश करता रहता है। पासवर्ड अटैक से बचने के लिए कुछ ज़रूरी बातें। सबसे पहले अपना पासवर्ड रेगुलर इंटरवल्स पर चेंज करते रहें। ये आपके अकाउंट्स को सिक्योर रखता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं। अपना पासवर्ड ऐसे बनाएं जो गेस करना मुश्किल हो। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। अपर केस लेटर्स का उपयोग करें, लोअर केस लेटर्स का उपयोग करें, नंबर्स का उपयोग करें, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करें और ध्यान रखें कि आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का हो। तीसरी बात, अपना पासवर्ड किसी भी फाइल में स्टोर ना करें। अगर आपका पासवर्ड किसी फाइल में स्टोर होता है और वो फाइल अगर हैक हो जाती है तो अटैकर को आपका पासवर्ड मिल सकता है। पासवर्ड अटैक से बचने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज़ करें। उन्हें रेगुलरली बदलते रहें और कभी भी पासवर्ड्स को कहीं पर लिख कर या किसी फाइल में सेव ना करें। इस तरह से आप अपने अकाउंट्स को सिक्योर रख सकते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें अटैकर दूसरे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके आपके कंप्यूटर सिस्टम पर ट्रैफिक या डेटा भेजता है। इससे आपका कंप्यूटर ओवरलोड हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से बचने के लिए कुछ ज़रूरी बातें। सबसे पहले, ऑनलाइन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। अपने सिस्टम को ऑनलाइन सिक्योरिटी मॉनिटरिंग पे रखें। दूसरा, सॉफ्टवेयर अपडेट। अपने सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखें। लेटेस्ट अपडेट्स में अक्सर सिक्योरिटी फिक्सेस होते हैं जो आपके सिस्टम को सुरक्षित रखते हैं। तीसरा, डेटा फ्लो मॉनिटरिंग। अपने सिस्टम पर आने वाले डेटा फ्लो को मॉनिटर करते रहें। इससे आप किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी से पहचान सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं। इस तरीके से आप डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से बच सकते हैं। मैलवर्टाइजिंग एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें अटैकर एक एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क का इस्तेमाल करके इन्फेक्टेड एडवर्टाइजमेंट्स को अलग अलग वेबसाइट्स पर अपलोड कर देते हैं। जब यूजर किसी ऐसी वेबसाइट पर जाता है और उस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करता है तो एक मैलवेयर उनके कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाता है। मैलवर्टाइजिंग से बचने के लिए कुछ ज़रूरी बातें। सबसे पहले, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप ये है कि आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें और उन एडवर्टाइजमेंट्स पर क्लिक ना करें जो अनरियलिस्टिक लगे या जो आपको फ्री प्रोडक्ट्स देने का वादा करें या जो समझने में मुश्किल लगे। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है या सच नहीं लग रहा है तो उस लिंक पर बिल्कुल भी ना क्लिक करें। दूसरा, रोबस्ट एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करें। अपने सिस्टम में एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करें। एंटीवायरस प्रोग्राम आपके सिस्टम को स्कैन करता है और मैलवेयर को डिटेक्ट और रिमूव करता है। तीसरा, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखें। इंश्योर करें कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स अक्सर सिक्योरिटी पैचेस और फिक्सेस के साथ आते हैं जो आपके सिस्टम को नए थ्रेट से सुरक्षित रखते हैं। चौथा, एड ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करें।
आप एड ब्लॉकर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैलिशियस एड्स को ब्लॉक कर देते हैं और उन्हें आपके ब्राउजर में डिस्प्ले होने से रोकते हैं। 5वां, ब्राउजर सिक्योरिटी सेटिंग्स। अपने ब्राउजर की सिक्योरिटी सेटिंग्स को अपडेट और कॉन्फ़िगर करें ताकि वो पोटेंशियली हार्मफुल वेबसाइट्स और एड्स को ब्लॉक कर सकें। 6, वेबसाइट ऑथेंटिसिटी चेक। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर ही ब्राउज करें और अननोन सोर्सेज से बच के रहें। ब्रीचिंग सिस्टम सिक्योरिटी एक ऐसा साइबर अटैक होता है जिसमें अटैकर आपके सिस्टम में बिना आपकी परमिशन के घुसने की कोशिश करता है। इस एक्टिविटी को आमतौर पर हैकिंग या क्रैकिंग कहा जाता है। इस टाइप के साइबर अटैक में अटैकर आपके सिस्टम की सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए अटैक्स का इस्तेमाल करता है। अब आइए जानते हैं हैकिंग और क्रैकिंग में मेन अंतर क्या है। हैकर एक स्किल्ड प्रोफेशनल होता है जो सिस्टम और नेटवर्क सिक्योरिटी को अंडरस्टैंड करता है। हर हैकर मैलिशियस नहीं होता। कुछ हैकर्स, जिन्हें एथिकल हैकर्स या वाइट हैट हैकर्स कहते हैं, सिस्टम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। हैकिंग का मकसद अक्सर कमजोरी को पहचानना और उन्हें ठीक करना होता है। और वहीं जो क्रैकर होता है वो मैलिशियस इंटेंट के साथ सिस्टम की सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश करता है। इन्हें ब्लैक हैट हैकर्स भी कहा जाता है। क्रैकिंग का मकसद होता है सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, डेटा चोरी करना या अनऑथराइज्ड एक्सेस लेना। ब्रीचिंग सिस्टम सिक्योरिटी या हैकिंग क्रैकिंग एक सीरियस थ्रेट है जो आपके पर्सनल और प्रोफेशनल डेटा को नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल रखता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, एंटीवायरस प्रोग्राम्स, फायरवॉल्स और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से आप अपने सिस्टम को हैकिंग और क्रैकिंग से सुरक्षित रख सकते हैं। वेब अटैक्स वो साइबर अटैक्स होते हैं जो वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशंस को टारगेट करते हैं। आजकल कई वेबसाइट यूजर्स को इंटरैक्ट करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे लॉगिन करना, फॉर्म्स फिल करना, कमेंट्स पोस्ट करना एटसेट्रा। इन इंटरैक्शंस के जरिए वेबसाइट्स यूजर से पर्सनल इंफॉर्मेशन या और भी इनपुट मांग सकते हैं जो वेबसाइट के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन इन्हीं इंटरैक्शंस के जरिए वेब बेस्ड अटैक्स भी हो सकते हैं। सबसे कॉमन टाइप का वेब अटैक है एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एसक्यूएल इंजेक्शन होता क्या है? एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसा अटैक होता है जिसमें अटैकर वेबसाइट के लॉगिन फॉर्म्स जैसी यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड्स के थ्रू मैलिशियस एसक्यूएल कोड इनपुट करता है। ये इनपुट सर्वर पर एग्जीक्यूट होता है जिससे सिस्टम अब नॉर्मल तरीके से काम करना शुरू कर देता है। इस अटैक के जरिए अटैकर डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है या डेटाबेस को डैमेज कर सकता है। इनपुट वैलिडेशन, पैरामीटराइज्ड क्वेरीज और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करके एसक्यूएल इंजेक्शन से बचा जा सकता है। इन कंक्लूजन, वेब अटैक्स जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस, सीएसआरएफ और डायरेक्टरी ट्रैवर्सल आजकल के वेब एप्लीकेशंस के लिए सीरियस थ्रेट्स हैं। इनसे बचने के लिए प्रॉपर इनपुट वैलिडेशन, सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस और रेगुलर ऑडिट्स बहुत ज़रूरी हैं। इस तरह से आप अपनी वेब एप्लीकेशंस को सिक्योर रख सकते हैं और यूजर्स की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेशन हाईजैकिंग एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें अटैकर क्लाइंट मशीन यानी कि यूजर और सर्वर के बीच में चल रहे ऑथेंटिकेशन सेशन को मॉनिटर करता है, उस सेशन का कंट्रोल ले लेता है और उसे अचानक खत्म कर देता है। ये अटैक रिलेटिवली अनकॉमन है, लेकिन जब होता है तो काफ़ी डैमेजिंग हो सकता है। आइए जानते हैं सेशन हाईजैकिंग कैसे काम करता है। सेशन आईडी थेफ्ट। सेशन हाईजैकिंग के लिए अटैकर को सेशन आईडी कैप्चर करना पड़ता है जो कुकीज, यूआरएल पैरामीटर्स या हिडन फॉर्म फील्ड्स में स्टोर हो सकती है। सेशन फिक्सेशन। अटैक में अटैकर
विक्टिम को एक फिक्स्ड सेशन आईडी असाइन कर देता है और फिर विक्टिम को ऑथेंटिकेट करने के लिए मैनिपुलेट करता है। एक बार ऑथेंटिकेट हो जाने के बाद अटैकर के पास वैलिड सेशन आईडी होती है। मैन इन द मिडल अटैक में अटैकर विक्टिम और सर्वर के बीच में इंटरसेप्ट करता है और उनकी कम्युनिकेशन को मॉनिटर और मैनिपुलेट करता है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग XSS अटैक्स के थ्रू अटैकर मैलिशियस स्क्रिप्ट्स इंजेक्ट करके सेशन आईडीज चुरा सकता है। आइए जानते हैं सेशन हाईजैकिंग से होने वाले नुकसान। अनऑथराइज्ड एक्सेस अटैकर बिना यूजर के क्रेडेंशियल्स के यूजर के अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। दूसरा, डेटा थेफ्ट, सेंसिटिव डेटा जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल डिटेल्स एक्सेट्रा चुरा सकता है। तीसरा, सर्विस डिसरप्शन, अटैकर सेशन को अब्रप्टली टर्मिनेट करके सर्विसेज को डिस्टर्ब कर सकता है। इम्पर्सोनेशन, अटैकर यूजर की आइडेंटिटी में एक्शन परफॉर्म कर सकता है जो यूजर की रेप्यूटेशन को डैमेज कर सकता है। सेशन हाईजैकिंग एक सोफिस्टिकेटेड साइबर अटैक है जिसमें अटैकर यूजर और सर्वर के बीच में चल रहे सेशन को हाईजैक कर लेता है। इस अटैक से बचने के लिए सिक्योर सेशन मैनेजमेंट, HTTPS का इस्तेमाल, इनपुट वैलिडेशन और नेटवर्क सिक्योरिटी मेजर्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। यूजर्स को भी साइबर सिक्योरिटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयर करना चाहिए ताकि वो ऐसे अटैक से बचे और अपने डेटा को सुरक्षित रख सकें। DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम पॉइजनिंग, जिसे DNS स्पूफिंग भी कहा जाता है, एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें अटैकर DNS के काम करने के तरीके को मैनिपुलेट करता है ताकि यूजर्स को गलत IP एड्रेस पर रीडायरेक्ट किया जा सके। DNS डोमेन नेम्स को IP एड्रेसेस में कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर और राउटर समझ सकते हैं। DNS पॉइजनिंग के जरिए अटैकर इस प्रोसेस में इंटरफेयर करके ट्रैफिक को एक मैलिशियस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देता है। DNS पॉइजनिंग काम करता है दो तरीके से। पहला, DNS कैश पॉइजनिंग के जरिए, जिसमें अटैकर DNS सर्वर को मैलिशियस रिस्पॉन्सेस भेजता है जो DNS कैश में स्टोर हो जाते हैं। जब यूजर अपने ब्राउज़र में एक डोमेन नेम एंटर करते हैं तो DNS सर्वर उसे करेक्ट IP एड्रेस देने की बजाय मैलिशियस IP एड्रेस दे देता है। दूसरा तरीका, मैन इन द मिडल अटैक, जिसमें अटैकर यूजर की DNS रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके उन्हें मैलिशियस रिस्पॉन्सेस रिटर्न करता है। इस अटैक के नुकसान काफ़ी सीवियर हो सकते हैं। अटैकर फिशिंग अटैक्स के जरिए यूजर्स को लेजिटिमेट वेबसाइट्स के बजाय मैलिशियस वेबसाइट्स पर रीडायरेक्ट करके उन्हें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुरा सकता है। मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए यूजर्स के सिस्टम में मालवेयर इंस्टॉल कर सकता है। सर्विस डिसरप्शन और डेटा थेफ्ट भी DNS पॉइजनिंग के कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आइए अब चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि कोई वेबसाइट सेफ है या नहीं। जैसे कि हमने इससे पहले बात की साइबर थ्रेट्स के बारे में कि कैसे कोई वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं या कोई रैंडम लिंक ओपन करते हैं तो हो सकता है कि आप पर एक साइबर अटैक हो और आपका सिस्टम जो है हैक हो जाए। तो उससे बचने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है, हम ऐसी वेबसाइट्स पर ही जाएं जो सेफ हैं यूज़ करने के लिए, जो सिक्योर है। और उसको पहचानने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर अपने दिमाग में ध्यान से रखेंगे तो
तो आप आसानी से इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से हमेशा के लिए बच सकते हैं। या जैसे कि हमने देखा कि आजकल इंटरनेट के ज़माने में जहाँ सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड है, वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, इवन आप समझिए गेमिंग से लेकर डेटिंग सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। और ऐसे जब हम इतने सारे सोर्सेज पे जाके अपने पासवर्ड्स, आईडी, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, ऐसे समय में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वेबसाइट्स को बहुत अच्छे से जांच परख के यूज़ करें, रैंडमली कोई भी वेबसाइट को ओपन ना करें। अगर हम किसी रैंडम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में से पैसे चले जाएं, हो सकता है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन किसी के पास चली जाए जो आप नहीं चाहते हैं कि बाकी लोगों तक पहुंचे या पब्लिक हो जाए। हो सकता है कि आपका सिस्टम हैक हो जाए, आपका सिस्टम स्लो हो जाए। हो सकता है कि आप कोई गेमिंग वेबसाइट या कोई डेटिंग वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई जो है रूल्स का वायलेशन हो जाए। उसके साथ साथ अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई रैंडम वेबसाइट, और वहाँ पे कोई इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है जो लीगल नहीं है, जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए, हो सकता है कि आपको मतलब वैसे सब चीज़ें दिखाई दे। या फिर ये भी हो सकता है कि गलती से कोई वेबसाइट आपसे कुछ ऐसा कंटेंट डाउनलोड करा दे जिस पे कॉपीराइट का इशू हो, तो ये भी एक समस्या हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए, वेबसाइट को जो है अच्छे से स्क्रूटनाइज करने में और देखने में कि क्या वो वेबसाइट आपके लिए सेफ है या नहीं। अब आपको मैं बता दूं कि जब आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं तो आप जो भी वेबसाइट खोल रहे हैं, आप जो भी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, वो सारी हिस्ट्री आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास होती है और आपके ब्राउज़र प्रोवाइडर है उनके पास होती है। और जब ये जो इन्फॉर्मेशन जब ऑनलाइन जाती है तो हो सकता है कि वेबसाइट के थ्रू कोई अटैकर आप पे साइबर अटैक कर सके। तो इसके लिए आप क्या ध्यान रखेंगे कि आप कोई भी ऐसी वेबसाइट ओपन ना करें जो थोड़ी सी भी आपको लग रहे हैं कि डाउटफुल है या कुछ गड़बड़ी है। अब हम उन पॉइंट्स की बात करते हैं जिन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे किसी वेबसाइट को ओपन करने से पहले। सबसे पहले तो जब आप ब्राउजिंग कर रहे हैं तो अपने कॉमन सेंस और अपने इंस्टिंक्ट का यूज करें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस वेबसाइट में कुछ गड़बड़ी है, आपको एक सेंस हो रहा है कि मतलब ये वेबसाइट सही नहीं है, तो आप उस वेबसाइट पे ब्राउज करना बंद कर दें। उसके बाद अगर आप किसी वेबसाइट पे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि जो वहाँ पे जो एड्रेस मेंशन्ड है या मोबाइल नंबर या जो ईमेल मेंशन्ड है वो कुछ गड़बड़ लग रही है उसमें, तो उसे आप वेरीफाई करें। आप उस नंबर पे कॉल करके चेक करें कि क्या सच में ये लेजिट फ़ोन नंबर है, क्या ये सच में कोई लेजिट वेबसाइट है, वो चेक करें। अगर चेक करने के बाद आपको लगता है कि हाँ सेफ़ है यूज़ करने के लिए, तो आप ब्राउजिंग करें उस पर अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो आप उस पर ब्राउज करना बंद कर दें। उसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो ये देखनी है कि वेब एड्रेस की जो स्पेलिंग है, कहीं पे स्पेलिंग में अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, मतलब ये जो स्पेलिंग है रॉन्ग है या ये शब्द को ऐसे क्यों लिखा गया है, तो आप मान लीजिए कि चांसेस हो सकते हैं कि वो वेबसाइट आपके यूज़ करने के लिए नहीं है, वो वेबसाइट सेफ नहीं है। अब जैसे इसके बाद अगर आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं और आपको अगर नज़र आता है कि उस वेबसाइट पे कोई भी पैडलॉक नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि वो वेबसाइट सेफ नहीं है यूज़ करने के लिए। या फिर उस वेबसाइट में जो उसका वेब एड्रेस है उसमें स्टार्टिंग में अगर HTTPS मेंशन नहीं है, तो ये भी मान लीजिए कि वो वेबसाइट सेफ नहीं है। इसके बाद अगर कोई वेबसाइट आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रही है, जैसे नाम, पासवर्ड या पिन, और आपको लग रहा है कि इस वेबसाइट पे ज़रूरत तो नहीं थी पिन पासवर्ड एंटर करने की, तब आप समझ लीजिए कि वो वेबसाइट टोटली सिक्योर नहीं है यूज़ करने के लिए। और सबसे पहले कोई वेबसाइट ओपन करने से पहले आप ये चेक करें कि जो वेबसाइट आप ओपन करना चाह रहे थे क्या ये उसकी डुप्लीकेट कॉपी तो नहीं है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई मेन वेबसाइट्स है, अगर हम कोई भी वेबसाइट आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो उनके डुप्लीकेट कॉपीज भी कई सारे बने होते हैं इंटरनेट पे, तो आप वो चेक करें कि कहीं ये डुप्लीकेट वाला वेबसाइट तो नहीं है। मैं क्या जिस वेबसाइट को ओपन करना चाह रही हूँ उनका ये ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट ही है।
अगर वो आपको लग रहा है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, तो हो सकता है कि वो वेबसाइट आपके लिए सेफ नहीं है। साथ ही साथ वो वेबसाइट्स जो आपको पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं या आपसे कोई सर्विस चार्ज मांग रहे हैं, उन वेबसाइट्स से भी थोड़ा सा आप जो है केयरफुल रहें उन्हें यूज़ करने के लिए, और पहले वेरीफाई करें कि क्या वो वेबसाइट सेफ है, क्या वो वेबसाइट जो है ऑफिशियल है, उसके बाद ही उसे यूज़ करें। उसके बाद मान लीजिए कि आपको ऐसी कोई वेबसाइट मिलती है, आप कोई ऐसी वेबसाइट पे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी है, तो आप अगला स्टेप ये करेंगे, आप इंटरनेट पे जाएंगे और इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे उस वेबसाइट के बारे में। आप वहाँ पे अगर किसी ने ब्लॉग में मेंशन किया है, किसी यूज़र ने उसके बारे में कंप्लेन की है, तो आप उसकी जानकारी इंटरनेट से ले सकते हैं कि वो वेबसाइट क्या सच में सेफ है या नहीं। और फिर आपको उन वेबसाइट्स से दूर रहना है जहाँ पे रैंडम स्ट्रेंजर्स की ईमेल्स हैं। मतलब आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे उन्होंने अपने कस्टमर्स की मेल या रिस्पॉन्सेज डाल रखे हैं और उसमें नाम और उनके मेल एड्रेस जो है बहुत अजीब से लग रहे हैं, मतलब लग नहीं रहा है कि ये कोई रियल पर्सन के हो सकते हैं। तो उन वेबसाइट से बिल्कुल दूर रहे। तो ये तो हमने देखा कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप चेक करेंगे किसी वेबसाइट पे जब आप ब्राउज कर रहे होंगे। उसके साथ साथ अब हम आपको बताते हैं कि सिक्योर वेबसाइट में क्या ऐसी 2 चीज़ें हैं जो होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो उनका जो वेब एड्रेस है उसमें HTTPS मेंशन्ड हो, जो दिखाता है कि उनका जो डेटा है वो एन्क्रिप्टेड है और कोई भी उस डेटा को जो है उसमें एंटर नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ कि उनके वेब एड्रेस में पैडलॉक हो। अगर ये 2 चीज़ें आपको वेबसाइट में नज़र आ रही हैं तो आप समझ लीजिए कि वो वेबसाइट आपके यूज़ करने के लिए सेफ़ है। जब ये 2 चीज़ें होती हैं तो ये बात ये दिखाती है कि कुछ ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज जैसे कि वेरीसाइन और थ्रेफ्ट ने इन वेबसाइट्स को जो है एक तरह से सर्टिफिकेशन दिया है जो दिखाता है कि ये वेबसाइट्स सिक्योर है और सेफ है यूज़ करने के लिए। इसी के साथ साथ आप अगर किसी वेबसाइट के बारे में श्योर नहीं हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कुछ मतलब ये सेफ है या नहीं, उसके लिए आप चेक करेंगे EVSSL सर्टिफिकेट। इसे चेक करने के लिए आप जब पैडलॉक पे क्लिक करेंगे तो जो सर्टिफिकेट की टाइप है और उसके सारे इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहाँ पे दिख जाएगी। आप इस इन्फॉर्मेशन को देख सकते हो और सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आप अच्छे से इसको देखें, चेक करें और उसके बाद डिसाइड करें कि क्या ये वेबसाइट सेफ है या नहीं। ट्रस्ट सील्स यानी कि सिक्योर साइट सील्स एक तरह के डिजिटल बैजेस होते हैं जो वेबसाइट्स पर डिस्प्ले किए जाते हैं ताकि विजिटर्स को ये पता चल सके कि उनकी वेबसाइट सिक्योर है और उनकी पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा सेफ रहेगी। जब कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो उनकी सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? सिक्योरिटी, राइट? ट्रस्ट सील्स ये दिखाते हैं कि एक वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है, इससे कस्टमर को कॉन्फिडेंस आता है और अल्टीमेटली वो कन्वर्जन्स में कन्वर्ट होता है। आपको बता दूं कि अलग अलग तरह के ट्रस्ट सील्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं SSL सर्टिफिकेट्स। ये बताते हैं कि वेबसाइट SSL सर्टिफिकेट से सिक्योर्ड है। SSL यानी सिक्योर सॉकेट्स लेयर एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी है जो डेटा ट्रांसमिशन को एन्क्रिप्ट करती है ताकि यूजर का डेटा सेफ रहे। फिर दूसरे तरह के सील्स आते हैं, प्राइवेसी सील्स।
ये सील्स इंश्योर करते हैं कि वेबसाइट प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है, जिससे कि यूजर का डेटा प्रोटेक्ट रहता है और कस्टमर इंफॉर्मेशन सिक्योरली हैंडल किया जाता है। फिर तीसरे तरह के सील्स आते हैं बिजनेस वेरिफिकेशन सील्स। ये सील्स कंफर्म करते हैं कि एक बिजनेस लीगली रजिस्टर्ड है और क्रेडिबल है। इस तरह की सील्स जैसे कि बेटर बिजनेस ब्यूरो से मिलने वाली सील्स बिजनेस की लेजिटिमेसी को और भी ज्यादा मजबूत करते हैं। फिर चौथे तरह के सील्स आते हैं पेमेंट सील्स। ये बैजेस दिखाते हैं कि साइट पर जो पेमेंट मेथड्स एक्सेप्टेड हैं वो सिक्योर हैं। पेमेंट सील्स में अक्सर क्रेडिट कार्ड्स लोगो जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड या अन्य लोगोस शामिल होते हैं, जो यूजर्स को ये भरोसा देते हैं कि उनके पेमेंट डिटेल्स सिक्योर हैं। फिर अगले तरह के सील्स आते हैं गारंटी बैजेस, जैसे कि मनी बैक गारंटी या सेटिस्फैक्शन गारंटी बैजेस। ये कस्टमर्स को ये अश्योरेंस देते हैं कि अगर उन्हें उनका प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा तो उनका पैसा वापस मिल जाएगा। ये पर्टिकुलरली न्यू ब्रांड्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि ये कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करते हैं और परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ट्रस्ट सील्स की प्रेजेंस से ना ही सिर्फ कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ता है, बल्कि ये आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को भी एनहांस करता है। स्टडीज के मुताबिक वेबसाइट जो ट्रस्ट सील्स डिस्प्ले करते हैं उनकी सेल्स में सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है, क्योंकि कस्टमर्स उन वेबसाइट्स को ज़्यादा सिक्योर मानते हैं और कॉन्फिडेंटली अपने ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करते हैं। एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस के लिए ट्रस्ट सील्स लगाना बस एक ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी बन चुका है। ये डिजिटल बैजेस ना ही सिर्फ आपके कस्टमर्स को सिक्योर फील कराते हैं, बल्कि आपके बिजनेस को भी एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी ऑनलाइन प्रेजेंस प्रोवाइड करते हैं। इसलिए अगर आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड करना चाहते हैं तो ट्रस्ट सील्स का यूज जरूर करें। अब चलिए जो मुख्य ट्रस्ट सील्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला प्राइवेसी सील। प्राइवेसी सील एक कंपनी की प्राइवेसी प्रैक्टिसेस को अप्रूव करता है। ये बताता है कि कंपनी हाई स्टैंडर्ड है और प्राइवेसी प्रोटेक्शन का यूज करती है। इससे कंपनी को उन प्राइवेट डेंजर्स से बचने में मदद मिलती है जो वो खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। अब दूसरे तरह का इम्पोर्टेंट सील जिसका नाम है बिजनेस प्रैक्टिस सील्स। ये सील बिजनेस की ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस को मंजूरी देते हैं, जैसे कि कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए क्वालिटी प्रैक्टिसेस। ये सील ऑनलाइन रिटेलर्स के बीच में खास तौर पर काफी लोकप्रिय है। इसका उपयोग करके कंपनीज अपने कस्टमर्स को क्वालिटी की गारंटी देते हैं। अब चलिए तीसरे तरह के मुख्य सील के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है बिजनेस आइडेंटिटी सील। इस टाइप के सील एक कंपनी की लीगल, फिजिकल और एक्चुअल एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करता है। इसमें लीगल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मैनेजमेंट डिटेल्स जैसे वेरियस स्टैंडर्ड्स को चेक किया जाता है। जिस कंपनी को ये सील मिलती है उसकी रेप्यूटेशन बहुत अच्छी मानी जाती है और कस्टमर्स के बीच में एक कॉन्फिडेंस का इजाफा भी होता है। इस सील को वेरीफाइड एग्जिस्टेंस सील भी कहा जाता है, जो कि बिजनेसेस को वेरीफाई करती है। ये सील्स न सिर्फ बिजनेस को सिक्योर और ट्रस्टेड बनाने में मदद करते हैं, बल्कि कस्टमर्स को भी अश्योरेंस देते हैं कि वो एक सेफ और रिलायबल प्लेटफॉर्म पर अपनी शॉपिंग या सर्विसेज ले रहे हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हैं तो इन ट्रस्ट सील्स का यूज आपको डेफिनेटली करना चाहिए। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से आइए ट्रस्ट सील्स के इफेक्टिवनेस को समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अमेज़ॉन ले सकते हैं। अमेज़ॉन अपनी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट्स का यूज करता है, जो इंश्योर करता है कि यूजर का डेटा जैसे कि उनकी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन या फिर उनकी पर्सनल डिटेल्स एन्क्रिप्टेड और सिक्योर है। अमेज़ॉन अपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी और बिजनेस ऑपरेशंस को वेरीफाई करने के लिए बिजनेस आइडेंटिटी सील्स का यूज करते हैं। ये कस्टमर्स को ये कॉन्फिडेंस देता है कि अमेज़ॉन एक लेजिटिमेट और वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है।
Amazon कस्टमर सेटिस्फैक्शन की रेटिंग्स को रिव्यूज पर डिस्प्ले करता है, जो कि इनडायरेक्टली एक्ट करती हैं एज ए ट्रस्ट सील। ये रेटिंग्स कस्टमर्स को बताते हैं कि प्रोडक्ट्स रिलायबल है और सेलर ट्रस्टवर्दी है। ये ट्रस्ट सील्स Amazon को ना सिर्फ एक सिक्योर शॉपिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स के बीच उसकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस को भी एनहांस करते हैं। कस्टमर्स जब देखते हैं कि एक वेबसाइट वेल रिकग्नाइज्ड ट्रस्ट सील्स डिस्प्ले करती है, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो वेबसाइट पर कॉन्फिडेंटली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसमें हम जानेंगे सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स के बारे में, यानी कि सेफ ब्राउजिंग करने के लिए आपको किन आदतों को फॉलो करना है, और उसके साथ साथ जब आप किसी को मेल कर रहे हैं तो मेल करने की सही रीति क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक के साथ। सबसे पहली आदत जो आपको बनानी है वो ये है कि अपने सॉफ्टवेयर्स को टाइम टू टाइम अपडेट करना। चाहे अगर हम बात करें आपके ब्राउजर की, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की या किसी और सॉफ्टवेयर की, आपको ये ध्यान रखना है कि वो एकदम लेटेस्ट वर्जन पे अपडेटेड है। ब्राउजर के लिए अलग अलग पैचेस रिलीज होते रहते हैं और वो पैचेस ये इंश्योर करते हैं कि जो पुराने वाले वर्जन में कोई दिक्कत है, कोई भी अगर ऐसे इश्यूज हैं, तो उसे वो रिसॉल्व किया जाता है नए पैचेस के साथ। तो इसके लिए ब्राउजर को अपडेट करना, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना और बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते रहना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी आदत जो आपको बनानी है वो ये है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की। जब आप किसी फाइल को या किसी ऑनलाइन फाइल को डाउनलोड करते हैं या कोई डेटा अपने कंप्यूटर में कॉपी करते हैं, तो कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उस डेटा या फाइल को स्कैन करके ये बताते हैं कि क्या उस फाइल में कोई वायरस है या नहीं, और अगर कोई वायरस होता है तो उसे डिटेक्ट करके उसे रिमूव करते हैं। अगर आप देखें तो आज मार्केट में बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं। कुछ हैं जो आप पैसे देकर खरीद सकते हैं या कुछ फ्री भी अवेलेबल है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करें और उसे यूज़ करना शुरू करें और देखते रहें कि क्या वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सच में स्कैन कर पा रहा है और क्या सच में सही से काम कर पा रहा है या नहीं। उसके बाद तीसरी चीज़ कि आपको फिशिंग से दूर रहना है। यानी कि अगर आपको समझिए मेल पे, जैसे हमने बात की थी इससे पहले भी, कि मेल पे अगर आपको कोई लिंक आती है या आपको कोई ऐसा मैसेज आता है, मेल आता है कि बैंक की तरफ से कोई आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है और बैंक की डिटेल को अपडेट करने के लिए आप इस लिंक को ओपन करें या यहाँ पे पासवर्ड डालें या अपनी आईडी लॉगिन करें या कुछ भी, अगर ऐसे कुछ मेल आता है तो आप उसे ओपन ना करें, ऐसे मेल्स से दूर रहें। अगर आप अपनी बैंक की वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो मेल के जरिए ना होकर आप डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर उस वेबसाइट का नाम टाइप करके फिर वहां से आप यूज़ करें। आप इन मेल्स से दूर रहें और इन जो भी मतलब ऐसे लिंक्स हैं जिसके बारे में आप श्योर नहीं हैं, इन लिंक्स को बिल्कुल भी ओपन ना करें। चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि एक ही पासवर्ड को हर जगह यूज़ ना करें। हर एक वेबसाइट के लिए, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग पासवर्ड बनाएं और उन पासवर्ड्स को हर 90 दिन में चेंज करते रहें। ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है अपने गूगल अकाउंट के लिए जो आप पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं वही आपने हर एक प्लेटफॉर्म पे डाल रखा है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग पासवर्ड बनाएं और प्लस हर 90 डेज में उस पासवर्ड को अपडेट करते रहें और प्लस उस पासवर्ड्स को
ऑनलाइन कहीं पे भी लिख के ना रखें। आप चाहें तो कहीं पेपर या किताब में कहीं लिख के रखें जिससे कि आपको याद रहे, पर ऑनलाइन आपको स्टोर नहीं करना है। इसके बाद एक आदत जो आपको बनानी है, कोई भी वेबसाइट में आप जब कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, नाम, पता या फिर आपका मतलब कोई भी आईडी, पासवर्ड या कुछ भी चीज़ आप डाल रहे हैं जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो वो करने से पहले आप वेबसाइट के वेब एड्रेस में चेक करेंगे कि क्या वहाँ पे HTTPS लिखा हुआ आ रहा है, और अगर लिखा हुआ है तो मतलब समझिए कि वो वेबसाइट सिक्योर है। अगर नहीं है तो आप उस वेबसाइट पे अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। उसके साथ आप ये भी चेक करेंगे कि क्या उस वेब एड्रेस में पैडलॉक लगा हुआ है या नहीं। उसके बाद आप टाइम टू टाइम आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें आप चेक करेंगे। जैसे समझिए हर 3 या 4 महीने में, या मान लीजिए महीने में कभी एक बार, आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को खोल के देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो आपको थोड़ी सी लग रही है कि जो आपने नहीं परफॉर्म की है। क्योंकि इससे क्या होता है, कई बार आपको पता भी नहीं चलता और आपके बैंक खाते से पैसे काट लिए जाते हैं या कहीं से कुछ मिसयूज हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स को और अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हर तरह से मॉनिटर करते रहेंगे तो आप इन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट समय पे कर पाएंगे। अब इसके बाद अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो ऐसे समय पे आप ये चेक करें कि आप फ्री वाईफाई या पब्लिक वाईफाई से कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि अटैकर्स नॉर्मली जब कोई यूज़र फ्री वाईफाई पे होता है या पब्लिक वाईफाई पे होता है तो अटैकर के लिए आसान हो जाता है जो है यूज़र की इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए। तो ऐसे समय पे आप फ्री वाईफाई या पब्लिक वाईफाई यूज़ ना करें, बिल्कुल अवॉइड करें। अब जहाँ पे भी आपने स्टोर्ड पासवर्ड वाले फीचर को ऑन कर रखा है, यानी कि एक ऐसा फीचर जहाँ पे आप वेबसाइट को अलाउ करते हैं कि वो आपके पासवर्ड को सेव कर सके, और जिससे कि अगर आप नेक्स्ट टाइम उनके वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो आपको जो है वापस लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पासवर्ड ऑलरेडी सेव्ड होता है। तो ऐसे समय पे आप इस फीचर को जो है टर्न ऑफ कर दें, क्योंकि इससे क्या होता है, आपने एक तरह से अपना पासवर्ड सेव करके रखा है तो अटैकर के लिए ज़्यादा आसान होता है आपके पासवर्ड तक पहुंचना। तो हम ये एडवाइस करेंगे कि आप जो है स्टोर्ड पासवर्ड को हमेशा डिसेबल पे रखें। और अंत में आप ये चेक करें कि आपके ब्राउज़र पे जो पॉपअप ब्लॉकर है वो ऑन है। अगर किसी कारण अनुसार अगर इसे आपने टर्न ऑफ करके रखा है तो याद रखें कि इसे वापस आप टर्न ऑन करें, जिससे कि अननेसेसरी कोई भी पॉपअप्स आपके ब्राउज़र में आपको नज़र नहीं आएंगे। अब आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर में हम जानेंगे मेलिंग शिष्टाचार के बारे में। जब आप किसी को कोई मेल भेजते हैं तो उस मेल में इतनी क्षमता होती है कि वो सामने वाले के मन में आपका एक परसेप्शन क्रिएट कर सके। आपने किस तरह का ईमेल लिखा है, आपने कौन से रूल्स फॉलो किए हैं, या फिर यूँ कह लें कि कौन सी रीतियाँ आपने फॉलो की हैं, वो परसेप्शन क्रिएट करता है सामने वाले रिसीवर के मन में। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक मेल लिख रहे हैं तो कुछ इन बातों का आप ध्यान रखें, जिससे कि आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि आपने हर तरीके से उस मेल को प्रॉपर्ली लिखा है। सबसे पहले तो मेल की शुरुआत में आप अपना परिचय देंगे। हो सकता है कि आप जिसे मेल कर रहे हैं वो आपको नहीं जानता, आप उसे पहली बार मेल भेज रहे हैं, और ऐसे समय पे ये ज़रूरी है कि आप सामने वाले व्यक्ति को बताएं कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और आपका उद्देश्य क्या है उनसे कनेक्ट करने का। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लिखें। दूसरी चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि अपने हर एक मेल के साथ आप सब्जेक्ट लाइन डालना नहीं भूलेंगे। सब्जेक्ट लाइन बताता है सामने वाले को, यानी कि रिसीवर को, कि आपने जो मेल भेजा है उसका उद्देश्य क्या है या उस मेल में क्या है। जैसे कोई एक टॉपिक का सब्जेक्ट होता है, हेडिंग होता है, उसी तरीके से मेल का भी सब्जेक्ट लाइन होता है। मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट लाइन में लिखेंगे जॉब एप्लीकेशन। इस तरीके से सामने वाले को आसानी होती है समझने में कि ये जो मेल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। इसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है
वो ये है कि टू और सीसी के बीच में आप अंतर समझें। यानी कि जब आप किसी को मेल कर रहे हैं और जैसे आप डायरेक्टली इस मेल को भेजना चाह रहे हैं और उनसे रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन्हें आप टू में डालेंगे, और जिनसे आप रिप्लाई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस आप उन्हें इन्फॉर्म करना चाहते हैं इस मेल के बारे में, उन्हें आप सीसी में डालेंगे। और फिर बीसीसी में आप उन लोगों को डालेंगे अगर जिन्हें आप बाकियों से छुपाना चाहते हैं, मतलब उन्हें अगर आप इनविजिबल रखना चाहते हैं मेल में, तो उन्हें आप बीसीसी वाले सेक्शन में डालेंगे। तो इस तरीके से टू और सीसी को अच्छे से एकदम केयरफुली यूज करें। इसके बाद चौथी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपकी जो ईमेल राइटिंग है वो बहुत ही ब्रीफ और टू द पॉइंट है, यानी कि संक्षेप है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आपको ईमेल लिख रहे हैं तो वो ऐसा ना हो कि वो आप उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने लिख दी हैं और उसको बहुत लंबा चौड़ा बना दिया है। आप ये समझिए कि आप जिसे भी ये मेल भेज रहे हैं, हो सकता है उसके पास कम समय हो या उसके पास इतना समय ना हो कि वो आपकी पूरी मेल को पढ़ें। तो ये ध्यान रखें कि ईमेल को जितना आप जो है शॉर्ट रखेंगे और जितना एकदम क्लियर बात अपनी रखेंगे, उतना ही सामने वाले को आपकी मेल पढ़ने में दिलचस्पी आएगी और वो उतनी ही आसानी से आपके मैसेज को समझ पाएंगे। उसके बाद अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि एक ईमेल पे अब बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा ना करें। जैसे अगर आप जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस ईमेल में बस जॉब एप्लीकेशन के बारे में लिखें, उसके साथ साथ कुछ और चीज़ों के बारे में ना पूछें, क्योंकि वो अब बिना बात के कंफ्यूजन क्रिएट करता है। साथ ही साथ सामने वाले के लिए उस पर रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि अगर आपके पास 3-4 चीज़ें हैं जो जिसके बारे में आप सामने वाले को पूछना चाहते हैं, तो ऐसे समय पे आप अलग अलग मेल्स कर सकते हैं, ना कि आप एक ही मेल में सारी वो चीज़ें ऐड करें। उसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आप अपने टोन का ध्यान रखें। ये आप समझिए कि जब आपका कोई मेल पढ़ रहा होता है तब वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं देख पा रहा है, आपके टोन या आवाज़ को नहीं सुन पा रहा है, या आपकी बॉडी लैंग्वेज या आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो नहीं देख पा रहा है। तो ऐसे समय पे आप जो मैसेज लिख रहे हैं उसमें आप देखें कि क्या आपकी टोन सही है। आप किसी भी तरीके से सामने वाले को जो है कुछ ऐसी लैंग्वेज में तो नहीं समझा रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं जो उन्हें बुरा लग सके। तो ऐसे में आप ये देखें कि जो आप मेल लिख रहे हैं वो वही सेम मैसेज कन्वे कर रहा हो जो आप चाहते हैं। इसके बाद अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि रिप्लाई ऑल का बहुत ज़्यादा अधिक उपयोग ना करें। जब कभी अगर आपको कोई ऐसा मेल रिसीव होता है जिसमें आप अगर सिर्फ सेंडर को भी रिप्लाई करते हैं तो भी ठीक है, तो इस समय पे रिप्लाई ऑल को अवॉइड करें। इसके बाद हाई प्रायोरिटी फ्लैग का बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें। इसे सेव करके रखिए उन ईमेल्स के लिए बस जो सच में एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर मेल्स में इस्तेमाल ना करें। इसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि सब कुछ ऑल कैप्स में यानी कि बड़े अक्षर में ना लिखें। जब उसकी ज़रूरत है, यानी कि जब कोई इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट आपको हाईलाइट करना है या कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखानी है, तभी आप सिर्फ ऑल कैप्स यूज़ करें, वरना उसे यूज़ ना करें। कोई भी मेल भेजने से पहले मेल प्रामाणिकता की जांच करें। यानी कि अगर समझिए आप अपने ऑफिस की ईमेल आईडी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई मेल रिसीव होता है तो आप ये चेक करें कि क्या वो मेल किसी को फॉरवर्ड करने लायक है, क्या उसमें कुछ ऐसे ऑफेंसिव वर्ड्स तो यूज़ नहीं किए गए हैं, या कुछ ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो, या कह सकते हैं कि जिसके कोई हाथ पैर नहीं है। तो ऐसे मेल्स को फॉरवर्ड करने से अवॉइड करें। जब आप कोई ऑफिस का मेल यूज़ करते हैं, अपनी ऑफिस ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, तो बहुत ही ध्यान से यूज़ करें। उसमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना करें या कोई भी ऐसे मेल्स को एक्नॉलेज या फॉरवर्ड ना करें जो आपके लिए सही नहीं है। ऐसे समय पे आप अपने पर्सनल ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जीमेल या याहू, जहाँ पे जाकर आप अपनी पर्सनल जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक ईमेल सिग्नेचर का यूज़ करें। ईमेल सिग्नेचर आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और आपकी पर्सनल डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम,
आपका मोबाइल नंबर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कौन से कंपनी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी वेबसाइट लिंक, ये सब दिखाता है। ये जनरली ये सिग्नेचर जो है वो मेल के अंत में आता है। जब आप किसी को रिप्लाई करते हैं या किसी को मेल सेंड करते हैं, तब आप इस ईमेल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं। और अंत में एक स्पेल चेकर का उपयोग करें। जब आप कोई मेल को लिखना जब ख़त्म करते हैं तो ये ध्यान रखें, अपने मेल को अच्छे से स्कैन करें। क्या उसमें कोई खराब शब्द का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, क्या कोई गलत व्याकरण का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, या जो विराम चिन्ह लगे हैं क्या वो सही जगह पे लगे हैं या नहीं। इसके लिए आप सेटिंग्स में जाकर स्पेल चेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डायरेक्टली आपके मेल को यानी कि आपके टेक्स्ट को स्कैन करके आपको बताता है कि क्या सब कुछ सही है या नहीं। तो इसे हमेशा ऑन रखें और मेल भेजने से पहले अपने मेल को 2-3 बार पढ़ के देखें और ये चेक करें कि क्या कुछ गलतियां तो ऐसी नहीं हैं जो स्पेल चेकर ने मिस कर दी हैं, जिसे आप बाद में करेक्ट कर सकते हैं। अब चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे आईटी सेक्टर के सामाजिक, नैतिक और कानूनी पहलू। जब हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो चाहे आप बैंकों की बात कर लें, स्कूल्स, कॉलेजेस, कंपनीज या जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वो सब एक दूसरे के साथ आईटी सेक्टर्स के द्वारा ही कनेक्टेड हैं, यानी कि आईटी एनेबल्ड सर्विसेज के द्वारा हम सब आज चाहे तो सारी हमारी शॉपिंग से लेकर बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ट्रैवल बुकिंग सब कुछ जो है ऑनलाइन करते हैं। आईटी एनेबल्ड सर्विसेज से हमें फ़ायदा तो बहुत हो रहा है, पर साथ ही साथ कुछ ऐसी दिक्कतें समाज में आ रही हैं जो नैतिक रूप से सही नहीं है, जैसे कि साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, या फिर आप कह लीजिए साहित्यिक मटेरियल है उनकी चोरी बढ़ रही है, या फिर जो कॉपीराइट मटेरियल्स है उनकी चोरी बढ़ रही है। साथ ही साथ जालसाजी भी समाज में काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और वहीं अगर हम बात करें सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में, जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या और जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं उसने हम सबको एक दूसरे से कनेक्ट करने का साधन प्रोवाइड किया है। आज आप कहीं पे भी किसी से बैठे हुए बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे अपनी जानकारी शेयर कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। ये सब चीज़ें तो है ही, पर साथ ही साथ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान कर दिया है जहाँ पे जाकर वो आपकी, मेरी या किसी और की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करके गलत चीज़ों में यूज़ कर सकें। तो इसी के साथ साथ अगर हम देखें एक तरह से एक बड़े व्यू से, तो आईटी सेक्टर या आईटी ने हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ों को ग्रो किया है, इसमें कोई शक नहीं है। पर साथ ही साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में नैतिक रूप से फिट नहीं बैठती हैं। इसी के लिए कुछ ऐसे लीगल या आप कह सकते हैं कोई ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसके ज़रिए हम हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे कोई ऐसा साइबर अटैक हो या आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज़ करे, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक्ट्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं जिसके बारे में आपको जानने चाहिए। इसके लिए हमारे देश में जो कंपनियां या जो फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो खुद को इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स और ISO के हिसाब से तैयार कर रही हैं, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। वहीं ISO 27001 एक इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है जो एक मॉडल प्रोवाइड करता है एस्टैब्लिशिंग, एक्सिक्यूशन, मैनेजमेंट, कंपैरिजन,
सर्वेलेंस के लिए, जहाँ पे बात आती है इंटरनेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। ये टॉपिक है भारत में आईटी के लिए कानूनी ढांचा। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन आईटी एक्ट 2000 के बारे में। इस एक्ट के अंतर्गत वो सारे लीगल फ्रेमवर्क्स आते हैं जिसमें साइबर क्राइम्स और ई कॉमर्स की बात आती है। ये फ्रेमवर्क, ये जो लीगल फ्रेमवर्क है, ये सारी वो सुविधाएं या आप समझ लीजिए वेरिफिकेशंस प्रोवाइड करता है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आते हैं। उसके बाद सेक्शन 65 बनाया गया है कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ कोई भी छेड़छाड़ी के रिलेटेड केसेस के लिए। उसके बाद सेक्शन 66 कोई भी कंप्यूटर या हैकिंग क्राइम्स के लिए। उसके बाद सेक्शन 43 बनाया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साथ जब कभी भी कोई छेड़खानी होती है। सेक्शन 67 बनाया गया है उन केसेस के लिए जहां पे कोई भी अश्लील कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाला जा रहा है। उसके बाद आइए जानते हैं इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957। ये एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि जिसने कंप्यूटर प्रोग्राम को इलीगल तरीके से कॉपी किया है उसे पनिशमेंट मिले। उसी के साथ आपको यहाँ पे ये जानना चाहिए कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं उनके लिए कॉपीराइट तो बनाए गए हैं पर पेटेंट्स अवेलेबल नहीं हैं। अब आइए जानते हैं इंडियन पीनल कोड के बारे में। सेक्शन 406 बनाया गया है विश्वासघात के अपराध के लिए। सेक्शन 420 बनाया गया है कोई भी बेईमानी या फिर धोखाधड़ी के लिए या फिर कोई बोगस वेबसाइट या साइबर फ्रॉड के लिए। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। इस एक्ट में आपको उन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिलेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन से रिलेटेड हैं। जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है या फिर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उन सभी सॉल्यूशंस को इस एक्ट में लिखा गया है। तो आइए अब इसी के साथ हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशंस हो रहे हैं वो हमारी सोसाइटी को या हमारे समाज को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। आए दिन आप कुछ ना कुछ न्यूज़ में सुनते रहते हैं या हम कब खबर पढ़ते हैं कि आईटी सेक्टर में किसी चीज़ का जो है नया इनोवेशन हुआ है या कुछ चेंजेस हुए हैं या डेवलपमेंट हुआ है। ये सब रोज़ आप समझिए हर मिनट हर सेकंड कुछ ना कुछ जो है आईटी सेक्टर में नया कुछ आ रहा है। पर इसी के साथ साथ जो हमारे समाज में पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिसके तहत जो हमारे इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी है वो मेंटेन रहे, हमारे राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, उसी के साथ साथ हमारी प्राइवेसी को कोई भी हानि ना हो, हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहे और इंफॉर्मेशन का जो मान लीजिए फ्लो है सोसाइटी में वो भी चलता रहे। कोई भी सेक्टर की आप बात करें, चाहे हम कंप्यूटर सेक्टर की बात कर रहे हैं या समाज में किसी और सेक्टर की, हर सेक्टर में हर एक इंडस्ट्री में ज़रूरी है कि उसके काम करने के तरीके ऐसे हो जो समाज के हिसाब से एथिकल हो। कोई भी तरह से अनएथिकल काम करके आप किसी भी सेक्टर में जो है उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। वही हम बात करें कंप्यूटर सेक्टर की या फिर आप बात करें कंप्यूटर एथिक्स की या आईटी एथिक्स की, तो जो हमारी सोसाइटी में प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ बनाई हैं जिसके तहत हमें एज अ यूज़र ऑफ टेक्नोलॉजी इन पॉलिसीज़ को मेंटेन करना और इन पॉलिसीज़ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समझिए आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप नए नए सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करने आ रहे हैं, तो आपके लिए भी ये ज़रूरी है कि भले ही आप इन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं पर साथ ही साथ आप एथिकली उसे यूज़ करें। उस माध्यम का, उस रिसोर्स का यूज़ करके आप कोई भी अनएथिकल चीज़ ना करें जिसके ज़रिए हो सकता है सोसाइटी में कोई हानि पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम साइबर अटैक्स की बात करें या साइबर क्राइम्स की बात करें तो वो एक अनएथिकल एक्टिविटी है जो लोग परफॉर्म करते हैं किसी को हानि पहुंचाने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए। तो जब अगर आप कंप्यूटर सेक्टर में हैं, आप इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप आईटी सेक्टर में आते हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि जो प्रोफेशनल्स ने पॉलिसीज़ बनाई हैं उन सबको फॉलो किया जाए। और जब ये सारे एथिक्स फॉलो होंगे तब हम कह सकते हैं कि हाँ,
कंप्यूटर सेक्टर में या आईटी सेक्टर में जो सोशल इम्पैक्ट्स और लीगल इम्पैक्ट्स हैं वो दोनों ही प्रोटेक्टेड हैं, और इन दोनों को प्रोटेक्ट करके हम उसके बाद ही सोसाइटी में ग्रो कर सकते हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सोसाइटी के भले के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब चैप्टर के इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं साइबर फ्रॉड से। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल जो है पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की जो है पहुंच इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है कि हर दूसरा तीसरा इंसान अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे निर्भर करता है। जैसे आप अगर शॉपिंग करने जाते हैं या कहीं सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो आजकल लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस प्रेफर कर रहे हैं, जिसके ज़रिए वो बस फ़ोन निकालते हैं और पेमेंट कर देते हैं। पर ये बात तो सही है और ये बात अच्छी भी है कि अब हम सारे जो है डिजिटली कनेक्टेड हैं। अब हम ट्रेडिशनल तरीक़ों का यूज़ ना करके हम टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ कर रहे हैं। ये बात सत्य है और ये हमारे सोसाइटी को बेनिफिट भी कर रहा है। पर साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि साइबर क्राइम्स या साइबर फ्रॉड जो बढ़ते हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ साथ बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स और साइबर फ्रॉड के चांसेस भी जो है इंक्रीज कर रहे हैं सोसाइटी में। जैसे आप अगर आज अखबार खोल लीजिए तो आपको हर दूसरे तीसरे जो है कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि किसी के साथ जो है उनके बैंक से कुछ पैसे जो है गायब हो गए, या उनके बैंक खाते से किसी और के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफ़र हो गए, या उनका बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गया, उन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं किया पर पता नहीं कैसे हो गया। तो ऐसे कई सारे साइबर क्राइम्स या साइबर फ्रॉड के केसेस हमें अब सुनने में नज़र आ रहे हैं। और इन सब से बचने के लिए आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो ये कि कुछ स्टेप्स को फॉलो करें जिसके ज़रिए आप खुद को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। आप मान लीजिए आप अगर आज टीवी खोलते हैं, कहीं पे भी इंटरनेट पे भी, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देखते रहते हैं कि जो साइबर सेल है या जो आपके बैंक्स हैं वो अच्छे से अपने लोगों को, अपने कस्टमर्स को या पब्लिक को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कैसे वो साइबर फ्रॉड से खुद को बचा सकते हैं। कई सारे ऐसे अवेयरनेस लॉन्च हुए हैं, कई सारे ऐसे कैंपेन्स लॉन्च हुए हैं जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है कि वो अननेसेसरी कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म ना करें जिसके ज़रिए उन पे साइबर फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब इसमें आगे बढ़ते हुए हम कुछ पॉइंट्स के साथ समझते हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ आपको करनी है वो ये कि आप कोई भी रैंडम ईमेल पे आपको अगर कोई लिंक आता है या कोई भी एसएमएस पे लिंक आता है, आपको वो ओपन नहीं करना है। जैसे अक्सर हम करते हैं कि हमारे ईमेल पे अगर कोई मैसेज आया है या टेक्स्ट मैसेज कुछ आया है तो हमारी आदत होती है कि हम चेक नहीं करते हैं कि किसने भेजा है या वो ऑथेंटिक है या नहीं, सही है या नहीं, और हम डायरेक्टली उस लिंक को ओपन कर देते हैं। पर क्या आपको पता है कि ऐसे रैंडम लिंक्स ओपन करने की वजह से हो सकता है कि जो साइबर अटैकर है वो आपके फ़ोन का जो है आपके फ़ोन में वायरस भेजकर या आपके लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में वायरस भेजकर आपके डिवाइस का टोटल कंट्रोल वो आपसे छीन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि ईमेल पर कोई भी अगर आपको लिंक भेजता है या कोई मैसेज भेजता है तो सबसे पहले तो चेक करें कि वो ईमेल किसकी तरफ से आया है।
जिसने ईमेल भेजा है क्या वो कोई ऑथेंटिक पर्सन है या कोई ऑथेंटिक कंपनी है, या कोई रैंडम आपको लग रहा है कि किसी ने आपको भेज दिया है, तो आप उसे ओपन ना करें। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी रैंडम लिंक्स या फिर कोई भी ऐसे मैसेजेस को जो है एक्नॉलेज नहीं करना है, चाहे वो आपके टेक्स्ट मैसेज पे रिसीव हो या आपकी ईमेल पे रिसीव हो। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो ये कि अलग अलग पासवर्ड्स रखें अलग अकाउंट के लिए, और जो भी पासवर्ड आप बना रहे हैं उसे एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएं। यानी कि जैसे समझ लीजिए अगर आप जीमेल यूज़ करते हैं, आप जो है नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, आप एक यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं, तो ऐसा करें कि उन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग पासवर्ड्स बनाए गए हों। अगर आपने एक ही पासवर्ड सभी जगह यूज़ कर रखा है तो उससे पता लगाना हैकर्स के लिए आसान हो जाता है। तो ये एडवाइसेबल है कि आप हर एक प्लेटफॉर्म के लिए, चाहे वो जीमेल हो चाहे आपका नेट बैंकिंग हो, हर जगह अलग अलग पासवर्ड सेट करें और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें। ऐसे नहीं कि अगर आपका नाम है, ठीक है, तो नाम के हिसाब से आपने अपना पासवर्ड सेट कर दिया है और अपना बर्थ डेट यूज़ कर लिया है या फादर का नेम यूज़ कर लिया है। अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी अगर पासवर्ड में यूज़ कर रहे हैं तो उसे कुछ इस तरीके से ट्विस्ट करें, उसे कुछ इस तरीके से जो है आप मतलब उस पर फेर बदल करें जिसकी वजह से किसी के लिए भी आपका पासवर्ड गेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। तो दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं और हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग पासवर्ड रखें। उसके बाद तीसरे पॉइंट में आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने हर एक अकाउंट पे लगाना है। जैसे अगर आप बात करें जीमेल की या अगर आप बात करें कोई भी और प्लेटफॉर्म की जहाँ पे आप अपना लॉगिन पासवर्ड डालते हैं, तो वहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं। जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई समझिए अगर आप भी लॉगिन करना चाह रहे हैं या कोई तीसरा व्यक्ति जो आपके अकाउंट को हैक करना चाह रहा है या फिर अगर वो लॉगिन करना चाह रहा है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट कर रखा है जिसके ज़रिए आपके फ़ोन पे OTP आता है, और जब आप उस OTP को डालते हैं अपने उस लॉगिन में तभी आप लॉगिन कर पाते हैं, जो कि हैकर के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद चौथी चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो ये कि पब्लिक वाईफाई का यूज़ ना करें। समझिए आप कहीं बाहर हैं और आप कहीं किसी को जो है पेमेंट कर रहे हैं जहाँ पे आप लॉगिन पासवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि आप जो ये पेमेंट कर रहे हैं वो पब्लिक वाईफाई पे कनेक्ट करके ना करें, क्योंकि जब आप पब्लिक वाईफाई पे कनेक्ट करते हैं अपना फ़ोन और आप कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं जहाँ पे आपको अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या पासवर्ड डालना होता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी आईडी पासवर्ड जो है हैकर्स हैक कर सकें। तो जब भी आप कोई पेमेंट कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने मोबाइल डेटा का यूज़ करें, ना कि कोई पब्लिक वाईफाई का। उसके बाद 5वीं चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो ये कि पेमेंट से पहले QR कोड को अच्छे से चेक करें। जब आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो जब आप QR कोड को स्कैन करते हैं तो वहाँ पे रिसीवर का नाम आ जाता है कि किसे आप पैसे भेज रहे हैं, तो वहाँ पे चेक करें कि हाँ ठीक है, हम इन्हीं पैसे भेजना चाह रहे हैं, उन्हीं का नाम आ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हैकर्स होते हैं वो इन QR कोड्स को चेंज कर देते हैं और अपना QR कोड ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको लगता है कि आप जिनको पेमेंट करना चाह रहे हैं उन्हीं के पास पैसे जाएंगे, पर असल में वो पैसे हैकर के पास पहुंच जाते हैं उनके खाते में। तो हमेशा QR कोड से पेमेंट करने से पहले जो है चेक करें कि सही आदमी को ही आप कर रहे हैं या नहीं। अब इसके बाद आइए जानते हैं ATM से रिलेटेड जो फ्रॉड्स हैं उनसे आप कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आप जिस भी जगह का ATM यूज़ कर रहे हैं कैश डिपॉजिट करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए, वो ATM मशीन पब्लिक प्लेस पे जो है सेटअप हो। ऐसी कोई जगह ना हो जो एकदम कोने में हो और आसपास पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप अगर कहीं ऐसे नए इलाके में जा रहे हैं जहाँ पे आसपास कम घर हैं, आसपास पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं हैं या मार्केट एरिया नहीं है, वहाँ पे कहीं बहुत ही जो है पिछड़े इलाके में ATM मशीन्स एस्टैब्लिश्ड होते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है
तो आप उन एटीएम मशीन्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि उस एटीएम मशीन में कोई गड़बड़ी हो, जिसके ज़रिए हो सकता है आपके साथ साइबर फ्रॉड हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि एटीएम मशीन आप जहाँ का भी यूज़ कर रहे हैं वो कोई वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेस हो या कोई फेमस जगह हो जहाँ पे आसपास मार्केट एरिया हो, बैंक्स वगैरह वहाँ पे स्थापित हो। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक स्कीमर्स नाम का डिवाइस होता है जो ये क्रिमिनल यूज़ करते हैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए। जैसे ही एक कोई डिवाइस होता है जो एटीएम मशीन में लगा होता है, और जब आप एटीएम मशीन में पहुंचते हैं और अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं तो ये डिवाइस आपके पिन को ट्रैक कर लेता है, आपकी बैंक डिटेल्स को ट्रैक कर लेता है, और इसके ज़रिए ये जो क्रिमिनल्स होते हैं इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए आपके कार्ड में से, आपके बैंक खाते में से पैसे निकाल देते हैं। तो इसलिए आप कोई भी ऐसी शेरी जगह पे एटीएम यूज़ ना करें जहाँ पे आपको लगता हो कि यहाँ से पैसे विड्रॉ करना सेफ नहीं हो सकता। तीसरी चीज़ जो आपको एटीएम फ्रॉड से बचने के लिए फॉलो करनी है कि अपने रिसीट को कहीं पे भी ना फेंक दें। जब आप रिसीट आपको जब एटीएम मशीन से मिलता है तो ये रिसीट को यूज़ करके क्रिमिनल्स आपके साथ जो है फ्रॉड कर सकते हैं। तो इन रिसीट को केयरफुली संभाल के रखें, और या अगर आप डिस्पोज कर भी रहे हैं उसे तो उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके फिर डिस्पोज करें। अब चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद दो चीज़ें आप करें। एक तो सबसे पहले कैंसिल बटन पे क्लिक करें, और दूसरी चीज़ कि अपने कार्ड को निकालना ना भूलें। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने कार्ड को वहीं भूल जाते हैं, तो कैंसिल बटन दबाएं और अपने कार्ड को फिर निकालें। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप एटीएम फ्रॉड से बचने के लिए फॉलो करेंगे कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, आपको कोई बैंक की तरफ से कॉल कर रहा हो ये बोलते हुए कि हम आपके बैंक की तरफ से कॉल कर रहे हैं, और अगर आप अपने बैंक खाते को मेंटेन करना चाहते हैं, उसे बंद नहीं करवाना चाहते हैं, तो अपना आप एटीएम पिन बताइए, पासवर्ड बताइए। चाहे कुछ भी हो, आपको किसी और व्यक्ति के साथ अपना एटीएम पिन या पासवर्ड शेयर कभी नहीं करना है। भले ही क्यों ना आपको जो सामने से कॉल आया हो और वो बता रहे हों कि वो आपके बैंक से बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर को फ़ोन करके कभी भी उनका एटीएम पिन या पासवर्ड नहीं मांगता है। अगर कोई आपको कॉल करके आपका एटीएम पिन मांग रहा है तो आप समझ लीजिए वो फ्रॉड है 110%। तो हमेशा बचे कि कहीं पे भी आप किसी के साथ भी अपना एटीएम पिन या पासवर्ड शेयर ना करें। अब आखिरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि एटीएम से निकलने से पहले अपने कैश को काउंट कर लें। हो सकता है कम पैसे एटीएम में कुछ गड़बड़ी हो और आपको जो है कम पैसे निकाल के दिए हो उसने, तो हमेशा एटीएम से निकलने से पहले अपने कैश को प्रॉपर्ली काउंट करें। अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हमने नेट बैंकिंग से बचने के लिए, नेट बैंकिंग फ्रॉड से बचने के लिए, एटीएम फ्रॉड से बचने के लिए सारे जो है चीज़ों को हमने जाना और पढ़ा। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे OLX फ्रॉड की। OLX प्लेटफॉर्म पे भी कई सारे फ्रॉड्स चलते हैं, और इन फ्रॉड से बचने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप खुद को हर तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आप OLX फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप करेंगे कि अगर आपको कोई आइटम पसंद आ रहा है OLX पे, आप उसको खरीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए चैट का यूज़ ना करके आप डायरेक्टली सेलर को कॉल करें और सेलर के साथ कॉल पे बात करें। उनसे उसका एड्रेस लें कि वो कहाँ रहते हैं, और प्लस जो भी आइटम आप खरीद रहे हैं उसकी पिक्चर्स आप व्हाट्सएप पे अलग से उनसे मांग लें। अब दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जो भी आइटम आप OLX से खरीद रहे हैं उसको अच्छे से जांच परख ले। हो सकता है कि आप उनको जो OLX पे पिक्चर भेजी गई है या आपने जो ऐड में देखा है वो कुछ अलग हो, और आप जब उसे रिसीव करें तो वो आइटम कुछ अलग हो, उसमें क्वालिटी में डिफरेंस हो या उसकी कंडीशन में डिफरेंस हो। तो हमेशा कोई भी चीज़ खरीदने से पहले अच्छे से आइटम को चेक करें। और अगर आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई बाइक या स्कूटर खरीद रहे हैं, तो हमेशा टेस्ट ड्राइव लें, उसके बाद ही उस आइटम को परचेज करें।
तीसरी और सबसे अहम बात जो आप फॉलो करेंगे वो ये कि अगर आप कोई अननोन सेलर से जाके मिल रहे हैं और समझिए उन्होंने आपको कोई ऐसी जगह पे बुलाया है जो कोई शांत जगह है, वहाँ लोगों की आवाजाही बहुत कम है, तो वैसी जगह पे ना जाएं। उन्हें कोई मार्केट प्लेस में बुलाएं या कोई क्राउडेड प्लेस में बुलाएं जहाँ पे लोग बहुत हो। उसी के साथ अपने साथ कोई दोस्त या किसी फैमिली वाले को लेके जाएं साथ में। कभी भी OLX पे से अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो अकेले ना जाएं, अपने साथ किसी भी साथी को लेकर जाएं। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि OLX पे से कोई भी सामान खरीदने से पहले आप सेलर से ज़रूर मिलें। अगर वो आपको कह रहा है कि हम आपके घर पे सामान को डिलीवर करा देंगे और आप हमें ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, तो ऐसे सिचुएशन को आप जितना हो सके उतना अवॉइड करें। वो आपके आसपास अगर लोकेशन में रह रहा है तो उनसे ज़रूर जाके मिलें, उसके बाद ही कोई चीज़ परचेज़ करें। और अगर वो कह रहा है कि चीज़ आप तक पहुँचे उससे पहले आप उनको एडवांस पेमेंट कर दें, तो ये कभी भी ना करें। आपके पास एक बारी जो है जो आइटम रिसीव हो गया है, आपने जांच परख लिया है, उसके बाद ही आप सेलर को पेमेंट करें। उसके बाद आखिरी चीज़ जो आप अगर कर सकते हैं तो ज़रूर फॉलो करें। अगर आप किसी OLX सेलर को जो है पेमेंट करना चाह रहे हैं तो ये ट्राई करें कि आप उनको चेक के द्वारा पेमेंट करें। अगर आप कोई कारण अनुसार अगर आप चेक यूज़ नहीं कर सकते हैं या यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में आप एक तरह से एकदम निश्चिंत हो जाएं, एक तरह से एकदम कंफर्म कर लें कि हाँ, जिसे मैं पेमेंट कर रहा हूँ, जिनसे मैं ये आइटम खरीद रहा हूँ, वो एक ऑथेंटिक पर्सन है, कोई गड़बड़ी नहीं है। आप चाहें तो लोकल किसी से, उनके घर के आसपास किसी से पूछ सकते हैं। उसके बाद ही आप कोई ट्रांजैक्शन OLX यूज़र के साथ करें। अब आगे बढ़ते हुए हम चैप्टर के अंत तक पहुंच रहे हैं। इसमें हम जानेंगे कि कैसे आप पासवर्ड फ्रॉड से बच सकते हैं। यानी कि जब आप अपना कोई भी प्लेटफॉर्म, नेट बैंकिंग या कहीं भी गूगल का पासवर्ड चेंज करते हैं, तो चेंज करते समय जो फ्रॉड होता है, यानी कि आपके पासवर्ड को हैक कर लिया जाता है, उस फ्रॉड से बचने के लिए आपको किन चीज़ों का या किन बातों का ध्यान रखना है, वो हम चैप्टर के इस सेक्शन में जानेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि किसी भी पासवर्ड को सेट करने का सही तरीका क्या है। अगर आप कोई नया पासवर्ड बना रहे हैं या फिर अपने पुराने वाले पासवर्ड को चेंज कर रहे हैं, तो ध्यान रखें कि कम से कम वो 8 कैरेक्टर्स का हो। यानी कि आप जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं, आप जो सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं या नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, वो सब टोटल कम से कम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड हो। ये ना हो कि आपने बस 3-4 कैरेक्टर्स का यूज़ करके पासवर्ड सेट कर दिया है। हमेशा ध्यान रखें कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड आप रखें। उसके साथ साथ जब आप पासवर्ड चुन रहे हैं तो उस पर अपर केस, लोअर केस और स्पेशल कैरेक्टर्स का और नंबर्स का इस्तेमाल करें। एक तरह से एक ऐसा सही कॉम्बिनेशन बनाएं जिसमें चारों चीज़ों का अच्छे से यूज़ हुआ है और बीच बीच में समझिए आपने कोई अपर केस यूज़ कर लिया तो उसके साथ आप बीच में लोअर केस यूज़ कर लें, उसके बीच में कहीं सिंबल्स ऐड कर दें, उसके बीच में कहीं आप नंबर्स का इस्तेमाल करें, जिसके ज़रिए आपका पासवर्ड और डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी के लिए भी गेस करना या किसी के लिए भी हैक करना। आप यूँ समझिए कि जितना आपका पासवर्ड कॉम्प्लिकेटेड होगा, जितना आपको लगेगा कि ये पासवर्ड तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हमें भी याद रखना मुश्किल है, उतना ही आपका अकाउंट प्रोटेक्टेड होगा साइबर क्राइम से। तो आप अपने पासवर्ड को हमेशा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ऐसा पासवर्ड बनाएं जो किसी के लिए भी गेस कर पाना मुश्किल हो। और यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखें कि अपने पासवर्ड में कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ ना करें। यानी कि अपना बर्थ डेट, अपना नाम या आपके फादर का नाम या आपके मतलब कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी के लिए भी पता कर पाना इजी है, वो अपने पासवर्ड को जो है अपने पासवर्ड में ऐड ना करें और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज़ करें या कोई ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो शायद किसी को भी ना पता हो। अब दूसरी चीज़ जो हमने पहले पॉइंट में भी बात की, उसके बारे में हम और डिटेल में जानते हैं कि किन चीज़ों को आपको पासवर्ड में यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ नहीं करनी है।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन से मेरा मतलब है कि आपका नाम, आपका सरनेम, आपके फैमिली मेम्बर में से किसी का नाम, आपके फादर का, मदर का या किसी सिबलिंग का नाम, या फिर आपका बर्थ डेट, या फिर आपका मोबाइल नंबर। ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि समझिए कोई अगर इंसान आपके अकाउंट को हैक करना चाह रहा है तो ये सबसे पहली चीज़ें हैं जो वो ट्राई करेगा आपके पासवर्ड को गेस करने के लिए। मान लीजिएगा कोई हैकर है जो तैयार है कि चलो हम इनका अकाउंट हैक करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वो आपका बर्थ डेट डालकर देखेगा, आपका नाम डालकर देखेगा, आपके फादर मदर का नाम डालकर देखेगा, आपका बर्थ डेट या मोबाइल नंबर। ये सब इन्फॉर्मेशन ऐसी है ना कि कोई भी गैस कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो किसी को भी ना पता हो और आपके लिए भी याद करना आसान हो। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो हमने इससे पहले भी बात की, वो ये कि अपने पासवर्ड को हर एक प्लेटफॉर्म के लिए अलग रखें। मान लीजिए अगर किसी ने आपका गूगल अकाउंट हैक कर लिया, ठीक है, और उसने आपका अकाउंट हैक कर लिया है और वही सेम पासवर्ड अगर आपने अपने बैंक अकाउंट में भी डाल रखा है या कोई और प्लेटफॉर्म पे भी डाल रखा है, तो सोचिए कि उस एक अकाउंट को हैक करने से वो आपके सभी अकाउंट को एक्सेस कर पाएगा। मतलब अगर आपने सेम पासवर्ड डाला है अपने बैंक अकाउंट में भी, तो वो नेट बैंकिंग के लिए भी वही सेम पासवर्ड अगर डालता है तो वो भी वो एक्सेस कर पाएगा। फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म, कोई दूसरा एप्लीकेशन है, वहाँ पे भी आपने वही डाल रखा है तो वो उसे भी ओपन कर पाएगा। इस वजह से आप हर एक प्लेटफॉर्म पर अलग अलग पासवर्ड्स रखें, जिसके ज़रिए अगर कभी आपका कोई एक अकाउंट हैक होता भी है तो बाकी सारे जो अकाउंट्स हैं आपके सेफ हो। और आखिरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, वो हमने पहले भी बात की कि आपको स्पेशल कैरेक्टर्स का, सिंबल्स का, नंबर्स का भरपूर इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब हम स्पेशल कैरेक्टर्स की बात करते हैं, जैसे कोई सिंबल हो गया या कोई नंबर हो गया, वो किसी के लिए भी गेस कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो उनका आप बीच में अपर केस, लोअर केस और नंबर्स के बीच में आप स्पेशल कैरेक्टर्स का बिल्कुल अच्छे से यूज़ करें। अब इसमें हम जानेंगे कि कैसे आप बैंक केवाईसी फ्रॉड से बच सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आप फॉलो करेंगे वो ये कि बैंक केवाईसी जब आप अपडेट कर रहे हैं तो प्रेफर करें कि आप फ़ोन की हेल्प ना लें और बैंक में जाकर अपनी केवाईसी कराएं। दूसरी चीज़, आपकी बैंक अकाउंट से रिलेटेड आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो आप बैंक से जाके पूछें, वहाँ पे जाके आप सारी इंफॉर्मेशन लें। तीसरी चीज़, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस में, अपनी बैंक डिटेल्स किसी भी अजनबी के साथ या किसी भी जान पहचान वाले के साथ शेयर कभी ना करें। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि अपना OTP आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। और आखिरी बात जो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके साथ कोई बैंक फ्रॉड होता है तो आप सबसे पहली जो चीज़ करेंगे, मतलब मान लीजिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आप बैंक अपने जाएंगे और बैंक को जाके इन्फॉर्म करेंगे जो भी आपके साथ हुआ है। तो इसी के साथ हमने जाना कि कैसे आप बैंक केवाईसी फ्रॉड से बच सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं। अब आइए चैप्टर के आखिरी हिस्से में हम जानेंगे कि LIC अकाउंट आधार अपडेट फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे LIC फ्रॉड से बचने के लिए आप चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी सर्कमस्टांस हो, आपको अपनी LIC डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है। अगर आपको कोई कॉल रिसीव होता है जिसमें वो सामने वाला आपसे आपकी LIC डिटेल्स मांग रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो आपको इन कॉल्स को इग्नोर करना है, कंप्लीटली अवॉइड करना है। अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अपने LIC अकाउंट से रिलेटेड, तो उसके लिए आप LIC ऑफिस जाएं, ब्रांच को विजिट करें, वहाँ जाके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन या डिटेल आपको जो भी लेनी है वो काम करें। कॉल पे कभी भी कोई आपसे कोई आपकी LIC डिटेल्स मांग रहा है तो समझ जाइए कि वो कुछ फ्रॉड कॉल है और वो आपके साथ जो है कुछ मतलब फ्रॉड करने की उसमें है तैयारी में। तो बिल्कुल भी अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें।